ग्यारहवीं की 11वीं क्लास के बच्चों की मैंने एक बार क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? हाफ फील्ड और अच्छा वो बता दिया था क्या ना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वाला तो। अच्छा फिर ठीक है, चलो फिर आगे बात करते हैं। आज लास्ट टॉपिक है, खत्म करते हैं इसको ना। चलो एक बार सुन लो जल्दी से। देखो अपने पास वेव इक्वेशन लिखी हुई थी। वेव इक्वेशन क्या होती है अपने पास? दोबारा लिख दूंगा एक बार ताकि दिख जाए तुम्हें। 3 बार खुद लिखोगे तुम्हारे अब तक तो याद होगी वैसे। किसी बच्चे को याद हुआ क्या ये? क्या ये साई के अंदर कैसा है? डबल डिफरेंशियल। तो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होती। इसके आगे वाला टर्म क्या होता है? 8 पाई स्क्वायर m/h² e माइनस u इंटू साई इज इक्वल टू क्या होता है? 0। ठीक है। अब देखो ये तुमने कभी ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम सुना हुआ है? एक होता था पोलर कोऑर्डिनेट, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सुना है किसी ने? कौन सा कोऑर्डिनेट सुना हुआ तुमने? कार्टेशियन x, y, z वाला है ना। अब तुम फिजिक्स में ही पढ़ते हो r cos थीटा, r sin थीटा पढ़ते हो ऐसा। ये कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट ना। पर अपन उस डिटेल में नहीं जा रहे कैसे कोऑर्डिनेट क्या ना। जब इसको सॉल्व करते हैं साई को, तो साई 2 फंक्शन आते हैं ऐसे। एक होगा साई r मल्टीप्लाइड बाय x इंटू में s। जब साई को सॉल्व करेंगे तो ऐसे 2 कंपोनेंट आएंगे। एक क्या लिखा होगा? साई और ब्रैकेट में r, और एक क्या लिखा होगा? x मल्टीप्लाइड बाय s। तो ये जो साई और r वाला टर्म होता है इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इसको एज रेडियल वेव फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रेडियल वेव फंक्शन। और ये जो एक्स एस होता है इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेव फंक्शन, है ना। तो देखना एक टर्म बोला था हमने रेडियल नोड, और एक क्या बोला था? एंगुलर नोड। याद है क्या? रेडियल नोड का नाम क्या होता था? स्फेरिकल नोड। और एंगुलर नोड का मतलब नोडल प्लेन। तो कहता अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान से सुनना। कहता अगर क्या हो, इफ साई आर इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0। एक्सेप्ट एट r इज इक्वल टू 0। क्योंकि r 0 का मतलब तो न्यूक्लियस हो गया। रेडियस 0 है तो हम कहां पे बैठे हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में वैसे भी कभी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कहता अगर कभी साई आर की वैल्यू 0 होगी तो वहां पे एक रेडियल नोड रहा होगा। अगर साई आर की वैल्यू क्या होगी? 0, तो वहां क्या रहा होगा? एक रेडियल नोड। तो यहां हम क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट ए अब एक बात देगा बड़ा सिंपल सा। अगर मैं बोलूं कभी मैंने एक इक्वेशन लिखी किसी सबशेल के लिए ना, और मेरा साई आर 3 बार 0 हो गया, मतलब कितने रेडियल नोड रहे होंगे? 3। अगर 2 बार 0 हुआ तो कितने रेडियल नोड रहे होंगे? 2। एक बार 0 हुआ तो भाई एक रेडियल नोड। और कभी साई आर 0 ही नहीं हुआ तो मतलब उसमें कोई भी रेडियल नोड प्रेजेंट नहीं है। हमें नंबर ऑफ रेडियल नोड तो निकालने आते ही है। फिर अगर बात करें यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं, इफ एक्स एस इज इक्वल टू 0। अच्छा अगर एंगुलर वेव फंक्शन 0 हो गया तो क्या होगा? देयर एग्जिस्ट ए नोडल प्लेन। वहां पे क्या होगा? एक नोडल प्लेन होगा ना। तो देखो ये जो साई आर का सिग्निफिकेंस होता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। साई आर क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, स्फेरिकल नोड क्या चीज होता था? स्फेरिकल रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज 0। तो अगर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हुई तो साई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कोई परेशानी इसमें? लिख सकते हैं ऐसा।
तो अब सिर्फ याद क्या रखना है अपने को, इस एक्स एस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कोई नोडल प्लेन की बात नहीं करने वाले, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, साई आर की। तो साई आर क्या चीज होगा, जितनी बार साई आर की वैल्यू जीरो उतने ही क्या रहे होंगे उसमें रेडियल नोड। तो एक बार इसको नोट करो, क्या वन हुआ, वन से मतलब ही नहीं, जितनी बार जीरो होगा, वन है तो मतलब कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है वहां पे, मतलब इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, तो वहां पे कोई रेडियल नोड नहीं है ना। जितनी बार साई आर जीरो होगा उतने रेडियल नोड होंगे। या तो मैं साई आर का जनरल सॉल्यूशन ही बताऊंगा कि एक्चुअल में जनरल सॉल्यूशन होता क्या है ना। मेडिकल वाले सबसे लास्ट में हम ग्राफ बनाएंगे ना कंक्लूजन, वो ध्यान रखना है अपने को, 1s का, 2s का, 3s का, 2p का, 3p का, बस। ठीक है, इसने लिख लिया, वो इसी में एक छोटा सा डालना है सब हेडिंग सी, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, इसी में है से बेसिक वो सब हेडिंग, जनरल सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, हम सिर्फ साई आर निकालेंगे, रेडियल वेव फंक्शन ना। नोट कर ली सभी ने, याद है, लिख भी लो। ना इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, एक ऐसा स्फेरिकल रीजन। ठीक है, देखो इधर सिंपल सा एक जनरल सॉल्यूशन की अगर बात करें, जनरल सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन,
तो हम पूरे सॉल्यूशन की बात नहीं करते, हम सिर्फ किसका लिखते हैं, रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं ना। तो जनरल सॉल्यूशन होता है, अगर साई आर की बात करें तो साई आर इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट होता है के, फिर ई टू द पावर माइनस ऑफ आर डिवाइडेड बाय ए नॉट। आर क्या चीज है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, इनटू आर टू द पावर एल, सारी टर्म्स रिप्रेजेंट करूंगा क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाइड बाय पॉलिनोमियल ऑफ आर ऑफ डिग्री n माइनस एल माइनस वन। ये डिग्री वाली कहानी बताई थी क्या मैंने तुम्हें, डिग्री वाली कहानी समझाई थी क्या, क्या चीज होता था डिग्री, अगर मेरे को डिग्री वन का लिखना हो कोई पॉलिनोमियल तो क्या लिखोगे, एक्स प्लस बी। अगर मेरे को अब आर की टर्म्स में लिखना हो तो क्या लिखोगे, ए आर प्लस बी। अब सुनते चलो एक बार, बाद में आराम से नोट करना, यहां सारी टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करती है, आर रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। देखो अगर आर जीरो होगा तो वो तो क्या चीज है, न्यूक्लियस ही है। यहां पे एल क्या रिप्रेजेंट करता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगर एस सबशेल हुआ तो बताओ एल की वैल्यू क्या होगी, पी सबशेल हुआ तो, डी सबशेल हुआ तो टू, है ना। यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या ऐसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाम की चीज पढ़ी थी क्या हमने, बताओ एक बार, ऐसा ही था। अब एक काम करो, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं वन एस सबशेल के लिए। इसकी बात करते हैं वन एस, कौन बताएगा, तू बता सकता, एन माइनस एल माइनस एन की वैल्यू क्या होगी इसमें, एन की वैल्यू कितनी, वन, एल कितना, जीरो, माइनस वन क्या हो गया, सही है, मतलब एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू क्या है, जीरो। तो इसके लिए अगर मैं साई आर की वैल्यू लिखूं तो साई आर क्या बनेगा, के इंटू में ई टू दी पावर माइनस आर बाय ए नॉट। अच्छा इसमें एन की वैल्यू कितनी है इसके लिए, और एल की वैल्यू क्या है इसके लिए, तो क्या लिखेंगे, आर टू दी पावर जीरो ही होगा, इनटू पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या बनेगा, एन माइनस एल माइनस वन की वैल्यू कितनी है, जीरो। अच्छा डिग्री जीरो का पॉलिनोमियल तो मतलब कांस्टेंट ही हो गया, तो क्या सिर्फ ए लिख दें उसको कांस्टेंट को, मतलब आर की पावर तो क्या होनी चाहिए थी, जीरो। तो यहाँ बताओ साई आर क्या बन गया, ई टू दी पावर माइनस आर बाई ए नोट। अच्छा आर टू दी पावर जीरो कितना होता है, वन, इंटू में कॉन्स्टेंट ही ऐसे ही रहा होगा, तो दो कॉन्स्टेंट है इसके अंदर, कॉन्स्टेंट से अपने कोई मतलब नहीं है। अच्छा अगर मेरे को साई आर और आर का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा, नीचे दिख रहा है क्या, तुमने एक्सपोनेंशियल ग्राफ पढ़ा है कभी, ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, सुना है कभी ऐसा, ऐसा हो कभी y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, कभी नहीं आया एक्सपोनेंशियल तुम्हारे सिलेबस में, डिक्रीजिंग होता है ऐसे, है ना। तो ये भी क्या है देखो, साई आर बनाना ये y एक्सिस हो गया, और r एक कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस, तो क्या e टू दी पावर माइनस एक्स हो गया, क्या हो गया, e टू दी पावर माइनस एक्स, तो कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। तो ग्राफ कैसा बनता होगा, सही है क्या। अच्छा ये टच नहीं कर रहा इसको, आगे जा रहा है इन्फिनिट पे, तो बताओ कभी साई आर की वैल्यू जीरो होगी क्या यहाँ पे, क्या ग्राफ में कभी साई आर जीरो हुआ क्या, साई आर जीरो नहीं हुआ तो कितने रेडियल नोड, जीरो। तो क्या इसमें बताओ वन एस में कितने रेडियल नोड होने थे, जीरो ही होने थे, तो कभी साई आर की वैल्यू जीरो हो ही नहीं रही। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हैं, जीरो है क्या, बताओ एक बार, सही है। अब देखना ये तो बड़ा सिंपल हो गया, इससे आगे चलते हैं अभी, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना बन गया था, जीरो। एक बार आगे चलते हैं फिर वापस आएंगे ना। 2s के लिए बताओ क्या होगा, चलो बताते चलना, देखो बोलोगे तभी चीजें समझ आएगी। n की वैल्यू बताओ कितनी है, बहुत बढ़िया। l की वैल्यू तो n माइनस एल माइनस वन, ये बात समझ आ रही है अपने को। अब साई आर का फंक्शन लिखने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले k, फिर e टू दी पावर माइनस आर बाय ए नॉट, फिर क्या लिखना है, r टू दी पावर l, r की पावर l कितना हो गया, जीरो। अच्छा पॉलिनोमियल ऑफ r ऑफ डिग्री n माइनस एल माइनस वन, मतलब कितनी डिग्री का लिखना है, एक का, तो एक डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है, ए आर प्लस बी, सही है। अब बताओ साई आर की वैल्यू क्या होगी, ये k तो k ही था,
ई टू द पावर माइनस ऑफ आर बाय ए नॉट, आर की पावर 0 कितना हो गया 1, इंटू में क्या हो गया ए इंटू में आर प्लस बी। बताओ किसी को दिक्कत इसमें? अच्छा बताओ ये कभी साई आर की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? बताओ ये वाला फंक्शन साई आर कभी 0 हो सकता है क्या? सोच के बताओ, आराम से सोचो, ढंग से, मैथमेटिकल चीज है, मैथ होने तो जरूर बताओ सोच के। क्या ये वाली वैल्यू कभी 0 कर सकते हो क्या तुम? कभी नहीं कर सकते। अभी तुम्हें इन समझ आ रहा है इसको 0 कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इफ आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय ए हो गया, ध्यान से सोचना, अगर आर की वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ बी बाय ए, क्या ये वाला टर्म 0 हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट करके देखो एक बार, यहाँ पे आर की जगह रखो माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए से कैंसिल, माइनस बी प्लस बी क्या हो गया 0, 0 को किसी में भी मल्टीप्लाई करो क्या होगा, क्या साई आर 0 हो गया? क्या साई आर क्या हो गया 0? क्या मतलब आर की एक वैल्यू पे साई आर की वैल्यू क्या होने वाली है 0? क्या यहाँ पे फिर एक रेडियल नोड हो गया क्या? और वैसे भी 2s में कितने रेडियल नोड आने थे? एक। तो ये पता चल गया अगर कभी r की वैल्यू माइनस ऑफ b बाय हुआ तो साई r की वैल्यू क्या बनेगी, मतलब इस डिस्टेंस पे क्या रहा होगा, एक रेडियल नोड। हमने बोला था जितनी बार साई r की वैल्यू 0 उतना क्या रहा होगा, रेडियल नोड। तो इस डिस्टेंस पे जाने पे क्या प्रेजेंट रहा होगा, एक रेडियल नोड। तो यहाँ पे अगर ग्राफ बनाए, साई r वर्सेस r का बताओ ग्राफ कैसा होगा, कौन बता देगा? स्ट्रेट लाइन तो कभी नहीं बन सकता, एक्सपोनेंशियल तो है ही, एक्सपोनेंट तो आएगा ही। अच्छा अगर मैं r की वैल्यू 0 करूं तो ये तो क्या इंफिनिट को टेंड कर रहा होगा, मतलब ग्राफ कहीं ऊपर से शुरू हो रहा होगा, फिर एक बार कभी 0 भी तो होगा। कितनी बार 0 हो रहा है ये? एक बार 0 हुआ तो कितने रेडियल नोड, तो ये डिस्टेंस कौन सा रहा होगा? क्या इसी एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, मतलब कितने रेडियल नोड, एक। तो ये डिस्टेंस कौन सा रहा होगा, r इज इक्वल टू कौन सा, माइनस ऑफ b बाय ए। तो अगर इसमें पूछे नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने, कितनी बार साई आर की वैल्यू 0 हो रही है, तो कितने रेडियल नोड, एक। और वैसे भी हम अगर फॉर्मूला लगाते तो भी एक ही आता है, नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस एल माइनस वन, वो भी कितना आना था 1। अब पता क्या होगा, चार ऑप्शंस गिवन होंगे तुम्हें, ठीक है, या फिर एक ग्राफ गिवन होगा साई आर वर्सेस आर का, कह रहा है बताओ कौन से सबशेल के लिए ग्राफ है। तो हम ये चेक कर लेंगे ग्राफ में कितनी बार साई आर की वैल्यू 0 हो रही है। मान लो इसमें साई आर की वैल्यू कितनी बार 0 हो रही है, एक बार, तो जिस ऑप्शन में एक रेडियल नोड होगा वो आंसर होगा क्या? जिस ऑप्शन में नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना होगा, एक, वो क्या होगा आंसर, मतलब n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू निकाल लें। अब देखो साई आर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था, पेज पलट के देखो, सबने ऊपर लिखा था कि साई आर क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, जहां से लिखा था इफ साई आर इज इक्वल टू 0, क्या लिखा था साई आर में, इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। अच्छा प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? हमने तो नेगेटिव बना दिया नीचे, है ना। तो मतलब एक्चुअल में साई आर का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस किसका है, साई स्क्वायर आर का। क्यों ऐसा, कि अगर मैं किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर कर दूं तो अपने आप क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी वाला, वो किसका बनेगा, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें y और x का ग्राफ पता हो और y स्क्वायर का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनता है? चलो अब एक बात बताओ, ये एक बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर मैं किसी चीज का स्क्वायर कर दूं तो नेगेटिव वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। नेगेटिव वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव।
अच्छा, इसमें ये हमेशा फिजिक्स में भी काम आएगा, मैथ्स में भी काम आएगा। कभी वाई और एक्स का कोई ग्राफ भी बनाओ और उसको देख के अपने को वाई स्क्वायर और एक्स का ग्राफ बनाना, तो जो चीज नीचे होती है ना उसकी मिरर इमेज कहाँ ले दो, ऊपर। वो चीज क्या है यहाँ पे, नेगेटिव वाली वैल्यू तो क्या बनानी है हमने को, पॉजिटिव। नेचर तो सेम ही रहेगा ग्राफ का, तो क्या होगा, ये नेगेटिव वाली वैल्यू को मिरर इमेज कहाँ बना दो, उसकी ऊपर। ये फिक्स कर लो, कभी भी स्क्वायर करेंगे तो जैसे y की वैल्यू अगर -1 होती, स्क्वायर कर देते तो क्या होता, +1। तो है तो वही, -1 का क्या हो गया, +1। तो जो नीचे वाली मिरर इमेज, जो नीचे नेगेटिव वाला पार्ट है, उसकी मिरर इमेज कहाँ ले लेते हैं, ऊपर। तो अगर इसकी मिरर इमेज ऊपर लेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखते चलना एक बार भी, कैसे ही होगा क्या। अब इसको भी पहचानने का तरीका तो सेम ही है कि एक बार क्या हो रहा है, साई आर की वैल्यू क्या हो रही है, तो मतलब साई आर की वैल्यू 0 या साई स्क्वायर आर की वैल्यू 0, वहां पे क्या प्रेजेंट रहा होगा, एक रेडियल नोट। तो जितनी बार 0 होगा उतने ही क्या प्रेजेंट होंगे, रेडियल नोट। क्लियर है बात है। अब मैं अगले वाले में ना ये एक्सप्रेशन नहीं लिखने वाला, एक्सप्रेशन ना लिखूं और मेरे को ग्राफ बनाना हो 3s का। कैसे बनाओगे 3s का, साई आर वर्सेस आर। देखो कैसे शुरू करोगे, ये शुरू किया, एक बार घटा, 3s में n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, तो मतलब कितनी बार साई आर की वैल्यू, कितनी बार 0 होना चाहिए, 2 बार। तो एक बार नीचे गए, फिर वापस एक बार ऊपर चले जाना, तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, फिर वापस चले जाना। तो कितने ऐसे कितने कट जाएंगे, 2 बार। तो किसके लिए ग्राफ बन जाएगा, 3s के लिए। तो एक बार एक काम करता हूँ, बना ही देता हूँ ताकि तुम परेशान ना हो। वो तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो तो जो एक्सप्रेशन गिवन होगा उससे निकलेगा। चलो एक बात बताओ, 3s सब शेल में बोलते चलना भी, n की वैल्यू बताओ, बहुत बढ़िया, l की वैल्यू बताओ, n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू बताओ, सही है क्या। अच्छा, साई आर का एक्सप्रेशन तुम बोलोगे 2 बार याद हो जाएगा, क्या था, k मल्टीप्लाइड बाय e टू दी पावर माइनस आर बाय ए नॉट, r टू दी पावर l, l की वैल्यू 0, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस एल माइनस वन। तो कितने डिग्री का बनाना है, 2 का। 2 वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्या, ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी, ऐसे ही होगा क्या। तो यहां से साई आर अगर थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं तो क्या बनेगा, के ई टू दी पावर माइनस आर बाय ए नॉट ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, मतलब इसमें ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी की 2 बार वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो अगर किसी 2 आर की वैल्यू पे 0 होगा तो मतलब 2 क्या रहे होंगे यहाँ पे, रेडियल नोट। तो अगर मैं साई आर का ग्राफ बनाऊं यहाँ पे कैसा बनेगा, बना देते हैं। यहाँ पे है साई आर और यहाँ पे क्या है, आर। तो क्या शुरू होगा, इधर से ग्राफ शुरू करेंगे। क्या चेक करो, सही है क्या, कितनी बार काट रहा है ये, कितनी बार साई आर की वैल्यू 0 हो रही है, 2 बार। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हो गए, बताओ अभी जल्दी से, कितने रेडियल नोड, 2। अगर तुम एक बोलते कि साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ, कैसे बनाओगे, क्या जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसकी मिरर इमेज कहाँ ले दोगे, ऊपर, बस यही करना है। चेक करो सही है क्या, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट था इसकी मिरर इमेज कहाँ पे ले दी हमने, ऊपर। यहाँ पे भी साई स्क्वायर आर कितनी बार 0 हो रहा है, 2 बार। तो कितने रेडियल नोड, 2 रेडियल नोड। क्या बनाया जा सकता है ऐसे, है ना। अब देखो एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, वो तुम ये पूछते ग्राफ आया कैसे, ये क्यों 2 बार 0, तो मैंने एक एक्सप्रेशन लिख के छोड़ दिया, ये साई आर की वैल्यू होती है। ये तो बड़ा सिंपल सा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 ग्राफ में से या 4 ऑप्शन में से तुम्हें ये पहचानना है, जितनी बार साई आर की वैल्यू 0 उतने क्या रहे होंगे, रेडियल नोड। जिस ऑप्शन के साथ मैच कर दे वो आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन के साथ मैच करे वो क्या होगा, आंसर ना। तो एक बार पीछे से चलते हैं, पूरा नोट करो। अभी किसके लिए बात करेंगे, एस ऑप्शन के लिए बनाया, ऐसे किसके लिए बनाएंगे, पी के लिए, है ना। डी की बात नहीं करेंगे, एस और पी में काम चल जाएगा ना। इसको देख के परेशानी हो ना, सॉल्यूशन पे क्वेश्चन नहीं आता, ग्राफ पे क्वेश्चन आता है। वो आया कैसे ग्राफ, उसके लिए सॉल्यूशन करा, जे एडवांस में सॉल्यूशन पे क्या आता है, तो उसमें जनरल सॉल्यूशन पता होना चाहिए ना।
ये होता है एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट होता है 2.7 तो एक मैथमेटिकल जैसे लॉग मैथमेटिकल फंक्शन वैसे एक्सपोनेंशियल भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं होता ये तो कोई बोला कि तेरा स्टाइल हो गया ये यहाँ पढ़ रहे साइड वाले कमरे में बैठ के सारे प्रॉपर में सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं अच्छी रैंक पे 12th के साथ ज्यादा होते हैं। देख भी दिया सारा खूब बड़ा पेज है लिखा ही नहीं गया अभी। ग्राफ बनाओ ग्राफ बना दिए। अच्छा इसमें तो स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये कभी नेगेटिव है ही नहीं तो इसका स्क्वायर ऐसे ही रहेगा तो इसलिए इसमें बनाया नहीं हमने तो जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रही होगी वहीं पे स्क्वायर बनाने का फायदा होगा। तो अगर तुमसे पूछ लेना कि साई आर और साई स्क्वायर आर में ज्यादा सिग्निफिकेंस किसका है साई स्क्वायर आर का क्योंकि कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम इसलिए साई स्क्वायर आर डिफाइन करते हैं ना। कौन जीरो कितनी बार काटेगा लाइन कितनी बार काटेगी वो इससे ये साई आर देख के बता सकते हैं कभी जीरो हो सकता है ये तो कांस्टेंट है कुछ वैल्यू ये भी कांस्टेंट है कुछ वैल्यू और e टू द पावर माइनस आर कभी जीरो हो नहीं सकता इनफाइनाइट पे जाके 10 to 0 होगा तो मतलब क्या हो गया कभी भी आया नहीं जीरो तो इस रिलेशन से पता चलेगा नहीं तो सिंपल सा ये देख ले रेडियल नोड निकालने आते हैं तो अगर जितना रेडियल नोड उतनी बार आपने वो साई आर जीरो करना है जैसे इसमें 1s में कोई भी रेडियल नोड नहीं होता मेरे को साई आर जीरो करना ही नहीं था मैंने ऊपर ऊपर ग्राफ बनाया सर बिना इसके ऊपर ग्राफ बना ही जा सकता है तो अगर अभी जस्ट नहीं पूछा था कैसे पता चला ये ग्राफ बना होगा पर वो ये कैसे पता चला एक्सपोनेंशियल ही आया होगा तो इससे पता चला तो इसमें एक्सपोनेंशियल क्या था फंक्शन था ये ग्राफ बनाएगा तो तभी तो पता चला जितनी बार साई आर जीरो उतने क्या होंगे रेडियल तभी तेरे को याद ही नहीं करनी मैं मेडिकल बनाऊँ क्या करता क्या याद रखना है ग्राफ
1s का कैसा, एक बार भी साई आर जीरो नहीं। 2s का कैसा, एक बार काटेगा। 3s का 2 बार काटेगा। किसका, वो तो देख के नहीं पता चल जाएगा। अगर नीचे जा रहा होगा नेगेटिव में तो कैसा होगा, साई आर का। और अगर वो सारा पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा होगा तो साई स्क्वायर आर का। ये लिख लिया सभी ने क्या? मैं तो तुम्हारी इंतजार कर रहा था। अगर साई स्क्वायर आर बोले, जैसे ऊपर किसका ग्राफ था, साई आर का। दूसरा किसका है, साई स्क्वायर आर का। तो मिरर इमेज कब लेनी है, जब स्क्वायर बोलेगा। सी एस का खुद लिखने की कोशिश करो। सी एस के लिए खुद लिख। ऐसी सेम एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, एन माइनस एल माइनस वन। फिर एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश कर। कुछ गलत होगा तो निकालिए। क्वांटम नंबर के भी क्वेश्चन ही दिए थे ना, कुछ ही दिए थे पहले में। आज खूब सारा काम मिलेगा ना। चलो आगे। चलो, अगला 3s नोट करो। ऐसे 2p और 3p की बात करते हैं ना लोग इसके बाद। और है ना, बड़ा आसान है पहचानना। एस और पी में भी डिफरेंशिएट कर देंगे हम, कि एस के ग्राफ कैसे दिखेंगे, पी के ग्राफ कैसे दिखेंगे, ताकि परेशानी ना हो।
करनी नोट सभी ने? जिसने लिख लिया ना वो फोर्थ नंबर लिखो, 2p। पी सबशेल 2 से स्टार्ट होता है, उसमें फिर n की वैल्यू, l की वैल्यू n माइनस l माइनस वन, कितना लिखो? 2p। अगले पेज पे लिखो, अगले पे, क्योंकि ग्राफ बनाएंगे तो फिर इतनी स्पेस में आएगा नहीं ना। समझ नहीं आई मेरे। अच्छा ऐसे मतलब हेडिंग इधर, अगले पेज पे ग्राफ ऐसे साथ साथ हो तो समझ आती चीजें। क्या परेशानी है तेरे? क्या करता रहता हूँ? नंबर कितने आए तेरे टेस्ट में? आधे 50% आए, मतलब कितने का था, 100 का था क्या? 60% आए। हाँ, नहीं वो इक्वेशन ग्राफ बना कैसे उसकी बात है ना सिर्फ। जेई एडवांस में तो सॉल्यूशन भी पूछ लेता है, जनरल सॉल्यूशन ना, कि ये किसके लिए मैच करेगा, तो वो देख के पता चल जाता है। n माइनस एल माइनस वन, ये लिख लिया सभी ने? चलो अब एक बार देखना कैसे आप फोर्थ के लिए लिखें, 2p की बात करते हैं ना। 2p सबशेल में n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2। l की वैल्यू कितनी है? 1। n माइनस एल माइनस वन कितना बनेगा? मतलब कोई रेडियल नोड इसमें नहीं होगा ना। तो अगर एक्सप्रेशन लिखे हम इसका साई आर वाला, क्या होता था? k मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस ऑफ r बाय ए नॉट इंटू r टू द पावर l, और l की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो कितना बनेगा? यही होगा, सिर्फ कांस्टेंट डिग्री जीरो का तो पॉलिनोमियल मतलब r आएगा ही नहीं, सिर्फ क्या होगा? कांस्टेंट। तो क्या बन गया? साई आर इज इक्वल टू इंटू में r मल्टीप्लाइड बाय, चेक करो इसका सॉल्यूशन ये हो गया क्या? अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या r इज इक्वल टू जीरो अगर कर दिया जाए तो क्या साई आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्या? चेक करो, अगर ये r जीरो हो गया तो जीरो तो सब कुछ ये मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा? साई आर जीरो। बट इट इज नॉट ए रेडियल नोड। क्यों रेडियल नोड नहीं है ये? क्योंकि ये तो न्यूक्लियस ही हो गया, और हमने लिखा था क्या? एट साई आर इज इक्वल टू जीरो एक्सेप्ट आर इज इक्वल टू जीरो, कि आर जीरो वाले को हम रेडियल नोड कंसिडर नहीं करते। पर यहाँ ग्राफ बनाने में एक इंपॉर्टेंट बात पता क्या चलेगी, कि एस का ग्राफ कहाँ शुरू हो रहा था? ऊपर से। जब एस के लिए तुम साई आर वर्सेज आर का ग्राफ बना रहे थे तो एक्सपोनेंशियल ऊपर से स्टार्ट हो रहा था, पर यहाँ पे आर जीरो पे साई आर की वैल्यू क्या होगी? जीरो। कैसे नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा क्या? पर ये कभी भी जीरो नहीं होने वाला, तो ऐसे चलेगा। फिर ऐसे देखिए, क्या कभी जीरो हुआ क्या? क्या एस और पी में डिफरेंस पता चल गया? एस सबशेल के लिए कोई भी ग्राफ बनाते कहां से शुरू होता था? ऊपर से। और पी सबशेल के लिए कहां शुरू होगा? ओरिजिन से, क्योंकि आर जीरो पे साई आर की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने आगे? अच्छा इसका साई स्क्वायर आर बनाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, सारी कैसी है? पॉजिटिव। क्या सेम ही ग्राफ आने वाला है? तो ये किसके लिए हो गया? 2p के लिए। तो एस और पी में डिफरेंशिएटर क्या है? एस सबशेल के लिए सारे ग्राफ आर जीरो पे कहां शुरू होते हैं? ऊपर। साई आर इनफाइनाइट से आ रहा था, और यहाँ पे आर जीरो पे साई आर की वैल्यू क्या है? जीरो। पर आर जीरो इज इक्वल टू साई आर जीरो, वो कोई रेडियल नोड नहीं है ना, क्योंकि आर इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या चीज है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को कोई भी रेडियल नोड नहीं माना जाता ना। बनाओ उसको, फिर अगला आप खुद बना के बताना अभी 3p के लिए। अब अगली जिम्मेवारी तुम्हारी है।
जिसने ये लिख लिया ना वो 3p के लिए लिख के बताओ ग्राफ कैसे बनेगा ये। आर ये पता चल रहा है आर जीरो होगा तो साई आर की वैल्यू क्या होगी, तो स्टार्ट तो वहां से होगा ओरिजिन से, तो उसके बाद देखना आर बढ़ेगा तो आर की वैल्यू, अगर ये आर इंक्रीज होगा तो साई आर बढ़ेगा भी, पर एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग भी है तो पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, पर कभी साई आर जीरो नहीं होगा उसके बाद। क्यों ऐसा, क्योंकि कितने रेडियल नोड थे, n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू क्या थी, जीरो, तो उसके बाद तो कभी जीरो नहीं होगा, सिर्फ एक ही टाइम पे जीरो होगा जब आर जीरो होगा ना, नंबर ऑफ रेडियल नोड जीरो रहेंगे। 3p के लिए अब खुद एक्सप्रेशन लिख के बताओ भाई साई आर का, अच्छा लगेगा तुम्हें। आर टू दी पावर एल होता था, एल वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वन है। 3p के लिए ट्राई करो भाई, गलत होगा काट के दोबारा बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। एक बार साई आर की वैल्यू क्या बनेगी, जीरो, तो इसी में जैसे ऊपर चल रहे थे एक बार काट के नीचे ले जाओ, एक बार काट दो उसको, यही तो करना पड़ेगा। चलिए ये वाला बनाओ फिर आगे चलते हैं। नीचे क्यों किधर है, ऊपर से नीचे है, वो जैसे ऊपर वाला ग्राफ था उसका, पहले एक्सप्रेशन हाँ वो सही ऊपर भी, दोनों ही दोनों बना देते हैं, साई आर नीचे साई स्क्वायर, साई स्क्वायर आर भी बनेगा उसमें, जो नेगेटिव आ रहा होगा उसकी मिरर इमेज ऊपर बना देना। तुमने ये नोट कर लिया क्या पूरा, इधर वाला साई आर है और इधर वाला, हाँ तो उसको पूरा तो कर फिर आगे, कितने हो गए थे, ये फोर्थ नंबर था क्या, अभी बनाते हैं किसका, ऊपर वाले का 2p का, सेम ही आएगा, 3p का बनाना है ना, अभी बनाते हैं 3p। अच्छा 3p में बताओ n की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू, तो n माइनस एल माइनस वन कितना हो गया, मतलब एक रेडियल नोट इसमें आएगा, और वो एक्सप्रेशन से भी देख लेंगे हम। देखो साई आर की वैल्यू अगर लिखें तो क्या होगा, k इंटू में e टू दी पावर माइनस आर बाय ए नॉट इंटू में r टू दी पावर l, वन सिर्फ r लिख दे, इंटू पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, तो क्या होगा ए आर प्लस बी। क्या ये सॉल्यूशन हो गया क्या इसका, अब देखो यहाँ पे दो बार जीरो होगा एट, हाँ जी बताओ, हाँ तो उसमें डिग्री कितनी थी, जीरो, यहाँ पे डिग्री कितनी है, वन, तो डिग्री वन के लिए क्या लिखते हैं, ए आर प्लस बी, डिग्री टू के लिए ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी, ये लीनियर इक्वेशन होगी, दो डिग्री दो में क्वाड्रेटिक, डिग्री तीन में क्यूबिक। एक बार तो यहाँ जीरो होगा, और देखना अगर मैं ऐसा लिखूं एट आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए, तो क्या ये वाला टर्म जीरो देगा क्या, ए आर प्लस बी वाला, तो मतलब फिर भी मल्टीप्लाई में जीरो आ रहा है, तब भी साई आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। पर जो r इज इक्वल टू जीरो वाला है वो रेडियल नोड नहीं है ना, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस हो गया, तो कितना रेडियल नोड बन रहा है, एक ही बन रहा है इसमें, तो अगर ग्राफ प्लॉट करें,
साई आर वर्सेस आर, कैसे बनेगा? चेक करो सही है क्या? आर 0 पे शुरू तो यहीं से होगा पी के लिए, फिर एक बार काट देगा किस डिस्टेंस पे? ये वाला डिस्टेंस अगर तुमसे पूछ ले क्या रहा होगा? माइनस बी बाय ए रहा होगा। अच्छा, साई स्क्वायर आर का ग्राफ कैसे बनेगा? बताओ ये ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? नेगेटिव वाली वैल्यू कहां ले जाओगे? मिरर इमेज ऊपर, तो बना दो ऊपर। चेक करो सही है क्या? यहाँ पे भी कितनी बार 0 हो रहा है? एक बार। तो एस और पी में डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है? एस में ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, पी में ओरिजिन से। जितनी बार जितने रेडियल नोड होंगे उतनी बार साई आर की वैल्यू क्या करनी है तुम्हें? 0 करनी है ना। अब इस पे क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछता है उसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके लिए अपने को सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है ना। मेन में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करते हैं। अब देखना, ये पता क्वेश्चन क्यों आते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी खोल के देखना आज आगे ना। 1s और 2s के लिए ग्राफ बनाया हुआ उसने, एनसीईआरटी में उसने सिर्फ ग्राफ बना के छोड़ दिया, कोई सॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ग्राफ बना हुआ है। तो ग्राफ बना हुआ तो फिर खुद समझना वो कैसे बना, और इसके अलावा कोई और आ जाए तो कैसे बनाया जाए। इनऑर्गेनिक की पढ़नी है, जिसकी पढ़नी है उसको बता। चलिए आगे, चलो क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है। एक ग्राफ गिवन है, साई स्क्वायर वर्सेस आर। बताओ किसके लिए होगा, है ना। अब मेरे को अगर नहीं याद होता तो मैं क्या चेक करता कि एक बार 0 हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना होना चाहिए? 1। और ये किसके लिए ग्राफ रहा होगा? एस सबशेल के लिए। तो ये कौन सी वैल्यू बनेगी यहाँ पे? देखो 2s में नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने आएंगे? n माइनस एल माइनस वन, तो कितना बनेगा? 1। तो ग्राफ किसके लिए था ये? 2s के लिए। अब देख एक बार s और p के ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है? s का कहाँ शुरू होता है? ऊपर से। p का कहाँ शुरू होता है? तो डिफरेंस बताया तो है, इस कहानी खत्म होगी। s और p में पता चल जाएगा रेडियल नोड से, वो गिन लो कौन सा रहा होगा, मानेगा इसे। और आएगा तो इन्हीं में से आएगा, 1s 2s 3s 2p 3p, जितने बनाए हैं बस इसी में काम चल जाएगा। ये जेई मेन में आएगा 2019 में, जेई मेन 2019 आया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट कुछ 3-4 टर्म्स लिखते हैं जहाँ पे बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो वैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 9वीं 10वीं से। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, है ना। एक दो सुने हुए हैं, एक दो कोई नहीं ऐड कर लेंगे।
आइसोस्टर्स, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर्स, तो ये चार पांच आते हैं ना बस। और आज तक जितनी बार क्वेश्चन आए इस पे है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे, जेई मेन में है हुआ है, चार चार ऑप्शन देके विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। लास्ट टॉपिक खत्म ना चैप्टर। नेक्स्ट टेस्ट मंडे, ओ संडे। अरे सुन लो, अगला टेस्ट संडे को सिर्फ क्वांटम नंबर्स, सिर्फ सिर्फ क्वांटम नंबर्स का पेपर ना, संडे। संडे परेशान तो नहीं किसी को? क्या हो गया? क्वांटम नंबर में खूब सारा है क्वांटम नंबर, अनपेड इलेक्ट्रॉन, स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब जहां क्वांटम नंबर हेडिंग डाली थी वहां से यहाँ तक ग्राफ तक ना, समझ गए? क्वांटम नंबर की हेडिंग डाली थी हमने, वहां से लेके आज तक ये सारे क्वांटम नंबर का ही पार्ट चल रहा था, ये वेव इक्वेशन वाला। चले आगे, चलो लिखो अब दो तीन ये डेफिनेशन लिख लो जल्दी जल्दी से। आइसोटोप क्या होते हैं? पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सिर्फ ऐसे लिख दो सेम एटॉमिक, या लिख ही लो पेयर डेफिनेशन। पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग same atomic number but different mass number। कई सारे लिख सकते हैं, क्यों एग्जांपल? ऑप्शन देख के पहचान नहीं देगा, चार ऑप्शन देगा वो, एग्जांपल लिख के क्यों पेज भरना? आइसो बार क्या होते हैं? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स क्या होंगे? पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे ना। आइसोडाइफर्स, पेयर ऑफ स्पीशीज having same difference in number of neutrons and protons। कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोडाइफर्स। सभी के एक लिखवा दूंगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज having same number of electrons। आइसोस्टर्स
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम एटॉमिसिटी, मतलब उस मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम्स होंगे। ये लिखो, सभी का एक एक एग्जांपल लिख देंगे, मतलब मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा तो बताना उनमें क्या रिलेशनशिप है ना। लिख लिया क्या? चलो जल्दी नोट करोगे। मैं कुछ एग्जांपल लिखूं तो मैं आइडेंटिफाई करना है, वो आइसोटोप है, आइसोबार, आइसोटोन, क्या क्या चीज है ना वो। अभी सेम मोल में भी पढ़ा है, सेम जितने एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उतनी एटॉमिसिटी। बताओ, नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर। बताओ क्या चीज है ये क्या है, आइसोटोप। क्या चीज है ये, आइसोबार। ये लिख दिया। अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। 31 मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 31 माइनस 15 कितना हो गया, 16। 32 माइनस 16 कितना हो गया, 16। तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गया क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए तो क्या होंगे एक दूसरे के, आइसोटोन। बताओ इनमें क्या रिलेशनशिप है आपस में। क्या होंगे इनमें? अच्छा पहले बताओ, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं फ्लोरीन में, प्रोटॉन 9। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 19 माइनस 9, 10 होंगे। तो इसमें n माइनस पी करो, कितना बन गया इसका, वो n माइनस पी लिखा है ना, कितना है उसका, 1। अच्छा यहाँ बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने कार्बन में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 13 माइनस 6 7, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो दोनों में n माइनस पी क्या आ रहा है, सेम, तो मतलब एक दूसरे क्या रहे होंगे, आइसोडाइपर्स। इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 11 होते हैं, +1 मतलब कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 12,
एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, 3 निकाल दिए। नाइट्रोजन में 7, 3 गेन कर लिए, कितने हो गए 10। ऑक्सीजन में भी 10, फ्लोरीन में भी 10। तो ये सारे एक दूसरे के क्या रहे होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलो CO2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो 8 टू जा कितना हो गया 16। तो 16 और 6 कितने हो गए 22। ऐसे N2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले। नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14। और ऑक्सीजन में कितने 8, तो भी कितने हो गए सेम आ गया दोनों में। और दोनों की एटॉमिसिटी बताओ। CO2 में कितने एटम है, NO2 में कितने एटम है। तो अगर एटॉमिसिटी भी सेम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम, उनको क्या बोलते हैं आइसोस्टर्स। तो ये किसके एग्जांपल हो गए, क्या हो गया, तो फिर सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसोस्टर्स होने के लिए इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए और एटॉमिसिटी भी क्या होनी चाहिए सेम। तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर कोई रिश्तेदार नहीं है इनमें ना, बस फिर खत्म।